हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए जी, बहुत ध्यान से हमारे लिए जो है काफी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसकी रिवीजन हमने स्टार्ट कर दी थी, पीजीबीपी रिवीजन का फर्स्ट पार्ट मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। सेकंड पार्ट जिसमें आज हम ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे लिए बचा हुआ है। तो बहुत ध्यान से, सबसे पहले हमारे लिए सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन तक हमने सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करी थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद में हमारे पास में सेक्शन 35 आता है, और ये जो सेक्शन है सेक्शन 35 वो है आपके लिए साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और जो ये एक्सपेंडिचर आप करते हो साइंटिफिक रिसर्च पे, इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया। एक होता है कि भाई आप अपने बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, एक आप किसी को डोनेशन दे रहे हो या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी को। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो उस पे जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जो रेवेन्यू, तो देखो रेवेन्यू तो आपको वैसे भी मिलता है, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको 100% उसी साल में अलाउ हो जाएगा जिस साल में आपने वो एक्सपेंडिचर किया, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड की वैल्यू को छोड़ करके आपको कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाएगा, ठीक है, उसी साल में जिस ईयर में वो आपने एक्सपेंडिचर किया। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली बात है अलाउ होना ही होना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउ हो जाएगा। और इवन ये एक्सपेंडिचर अगर आपने अपना बिजनेस को शुरुआत करने से पहले भी किया है तो भी आपको ये अलाउ हो जाएगा, लेकिन ये पिछले 3 सालों में होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस शुरू होने के पिछले 3 सालों के अंदर अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के रिगार्डिंग, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो आपको अलाउ हो जाएगा। हाँ, पिछले 3 सालों के अंदर अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, क्या वो भी अलाउ हो जाएगा? इस पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो दो टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे। कौन कौन से? एक मटेरियल और एक आपका जो सैलरी आप रिसर्च स्टाफ को देते हो वो। तो आप देख सकते हैं एनी एक्सपेंडिचर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज अलाउड, ये भी अलाउड है। 3 previous year बिफोर कमेंसमेंट अलाउड है। कैपिटल ऑल एक्सेप्ट लैंड, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा 100% डिडक्शन दे ही दिया है तो फिर सेक्शन 32 में आप इसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल और जो सैलरी पेबल है रिसर्च स्टाफ को, ये आपको अलाउ हो जाएगा। लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेम एज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जैसे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसी तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो किसको? लॉस को। होपफुली इतनी बात आपको समझ में यहां पे आती है। डन है इतना? चलिए जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से अगेन भाई, दोनों बोथ टैक्स रिजाइन में आपको ये मिल जाएगी, ये डिडक्शन बोथ द टैक्स रिजाइन, ये डिडक्शन आपको बोथ द टैक्स रिजाइन में मिल जाएगी। चाहे आपका न्यू हो, चाहे फिर ओल्ड टैक्स रिजाइन हो, या डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन हो, या फिर आपका जो है मेनली नॉर्मल टैक्स रिजाइन हो, दोनों के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल रेवेन्यू 100% मिल जाएगा जिस ईयर में आपने खर्चा किया। बिजनेस शुरू करने के इससे पहले 3 साल में अगर कोई भी खर्चा हुआ है तो वो भी आपको क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड के अलावा सब अलाउ हो जाएगा, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। और अगर मेनली आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू में सिर्फ दो ही अलाउ होंगे 100%। एक मटेरियल का खर्चा जो रॉ मटेरियल चाहिए था आपको रिसर्च वगैरह के लिए, और दूसरा जो सैलरी आप पे कर रहे हो आपने मेनली रिसर्च स्टाफ को। कौन से ईयर में अलाउ होगा ये? जो पिछले 3 साल का खर्चा है जो बिजनेस शुरू करने से पहले किया था, तो ये अलाउ होगा आपको उस ईयर में जिस ईयर में आपने बिजनेस को कमेंस कर दिया है। होपफुली इतनी बात आपको समझ आ जाती है। अगर आप किसी और को भी कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, अप्रूव्ड जो है नेशनल लेबोरेटरीज वगैरह हो गए, ठीक है ना, गवर्नमेंट की कोई और अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कोई और अप्रूव्ड कंपनी हो गई जिसको ये रिसर्च वगैरह का काम दिया गया है, तो वहां पे भी जो आप डोनेशन करते हो या कंट्रीब्यूशन करते हो उसकी 100% डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। ये ध्यान में रख करके चलना, 100% डिडक्शन दे दी जाएगी पीजीबीपी के हेड के अंदर। अगर आपका बिजनेस है, उस बिजनेस के रिगार्डिंग है तो भी, और बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं है तो भी, ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, अदर इंस्टीट्यूशन, आईआईटीज वगैरह, ये सबको अगर आप देते हो, आईसीआई वगैरह को भी आप अगर कोई डोनेशन इस टाइप से दे रहे हो जो साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल दोनों टाइप की रिसर्च करते हैं, दोनों के लिए ये आपके लिए अलाउ रहेगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो पैसा आपने दिया है ये आपको तभी डिडक्शन के तौर पे या फिर कंट्रीब्यूशन जो है आपको तभी अलाउ होगा खर्चे के तौर पे जब आपने न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट किया है, नए टैक्स रिजाइम से, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से बाहर आए हो, ठीक है, आप ऑप्ट कर रहे हो ओल्ड टैक्स रिजाइम को, तभी ये आपको अलाउ होगा। तो होपफुली सेक्शन 35 इतना आपको समझ आता है साइंटिफिक रिसर्च। नाउ इसी सेक्शन के अंदर एक और बात है कि अगर ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया गया असेट आपने बेच दिया तो क्या? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने इन हाउस साइंटिफिक अपने ही बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो और आपने इसको असेट को 2 साल यूज किया फिर बेच दिया, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करते हैं। लेकिन जो अभी हमने पढ़ा वो ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन किसी और को कर रहे हो तो डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है,
कंट्रीब्यूशन खुद के बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो फिर चाहे आप कोई भी टैक्स रिजाइम हो आपको डिडक्शन मिल जाएगी ध्यान से। अब ऐसे केस में अगर आपने ये असेट पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया 2 साल और फिर बेच दिया तो फिर उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, सेक्शन 41(3) के अंदर ये टैक्सेबल होगा, ध्यान रखना। क्योंकि देखो 100% डिडक्शन ले चुके हो, फिर बेचोगे तो इनकम कमाओगे। अब बेच के एसेट को जो भी पैसा आएगा वो आपकी इनकम है, वो टैक्सेबल तो करना है। कह रहा है सेल प्रोसीड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पे नीचे मैंने दे रखा है मेनली सेल प्रोसीड प्लस टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। सेल प्रोसीड में जो भी टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको मिली थी, भाई डिडक्शन तो 100% मिल जाती है, हाँ जी वो तो सेल प्रोसीड प्लस टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन माइनस अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट था वो माइनस कर देंगे। दिस अमाउंट और द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, या तो ये अमाउंट या फिर डिडक्शन का अमाउंट, दोनों में से जो भी लोअर है वो आपकी पीजीबीपी की इनकम के तौर पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ मशीन 15 लाख है, डिडक्शन जो है आपको 15 लाख की मिल गई, आपने की सेल वैल्यू है 18 लाख, सेल वैल्यू कितनी है 18 लाख, ठीक है। मैं दोनों एग्जांपल ले लूंगा, सेल वैल्यू को कम भी कर लेंगे 15 लाख से एक बार, सेल वैल्यू 18 लाख है। अब यहां पे क्या आता है भाई, आपके लिए सेल प्रोसीड 18 लाख, अमाउंट ऑफ डिडक्शन 15 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख, तो 18 प्लस 15 माइनस 15, तो ये आ गया 18 लाख। लेकिन 18 लाख और अमाउंट ऑफ डिडक्शन, 18 लाख और अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है 15 लाख, तो ये देखो 18 लाख और 15 लाख को कंपेयर करवाया, दोनों में से लोअर है वो पीजीबीपी के तौर पे टैक्सेबल होगा। फिर भैया जो 3 लाख एक्स्ट्रा मिला वो 3 लाख आपके लिए कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रख के चलना, जो 3 लाख एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है ना, पूरा 18 लाख टैक्सेबल हो रहा है, बट पीजीबीपी में सिर्फ कितना टैक्सेबल हो रहा है आपके लिए 15 लाख। इस एग्जांपल को जैसे चेंज कर देते हैं, अगर आपकी सेल प्रोसीड 12 लाख होगी, अगर सेल प्रोसीड 12 लाख होगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सबसे पहले सेल प्रोसीड 12 लाख प्लस अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट इज 15 लाख, तो 12 प्लस 15 27 माइनस अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे ही माइनस करोगे आप, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कितना कर रखा है 15 लाख का कर रखा है, और वो 15 लाख जैसे इसमें से माइनस करोगे 27 माइनस 15 12 लाख आ गया। 12 लाख और अमाउंट ऑफ डिडक्शन, लोअर जो है वो पीजीबीपी की इनकम, 12 और 15 में से लोअर क्या है 12 लाख, तो आपके लिए पूरी की पूरी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखना, पीजीबीपी की इनकम मैक्सिमम उतनी ही बन सकती है जितनी आपको डिडक्शन दी गई थी, डिडक्शन से ज्यादा पीजीबीपी की इनकम नहीं बनेगी। हाँ, उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वो कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। होपफुली इतनी बात समझ आती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 35 जो कि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर था। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 35 AD, अलाउड डिडक्शन तभी होगी जब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हो, ठीक है। आपने ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम को क्या किया, ऑप्ट किया। स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या आता है, कोल्ड चेन फैसिलिटी वगैरह हो गया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, वेयर हाउस फॉर शुगर वगैरह हो गया, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन वगैरह आपने करी है, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन और वगैरह के लिए, होटल 2 स्टार या उससे ज्यादा के, हॉस्पिटल एटलीस्ट कम से कम 100 बेड के होने चाहिए, उससे ज्यादा के हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स वगैरह चलाई है, फर्टिलाइजर्स वगैरह खाद वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, इनलैंड कंटेनर डिपो है बेसिकली ड्राई पोर्ट के नाम से जिसको जानते हैं, बी कीपिंग या प्रोडक्शन ऑफ हनी वगैरह है, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन वगैरह के लिए आपने इंडस्ट्री ओपन करी। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर के लिए, सेमी चिप्स के लिए अभी अभी मोदी जी आए थे और मोदी जी ने बताया भी था कि हम इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। यूपी में इंडस्ट्री डाली गई है, न्यू इंफ्रा फैसिलिटी, तो अगर कोई न्यू इंफ्रा फैसिलिटीज भी अगर डेवलप की जा रही है तो इन सारे बिजनेसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस बोला जाता है। और सारे स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में आपके लिए सेक्शन 35 AD अप्लाई होता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को क्या करते हो, ऑप्ट करते हो, मतलब न्यू से बाहर आ रहे हो। किससे बाहर आ रहे हो, न्यू से बाहर आ रहे हो, और ऑप्ट किसके लिए कर रहे हो, ओल्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हो। अब डिडक्शन क्या है, मेजर मुद्दा वो है, डिडक्शन है 100% रेवेन्यू, 100% कैपिटल एक्सेप्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ध्यान रखना, इसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा अगर कैश में कोई असेट आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और वो कैश में किया 10,000 से ऊपर, अगर 10,000 से ऊपर का कैश में कोई एक्सपेंडिचर किया तो वो आपको डिडक्शन के तौर पे नहीं मिलेगा। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली व्हेन द असेसी ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। एक्सपेंडिचर प्रायर टू ऑपरेशन जो है वो भी डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने बिजनेस कमेंस किया, शुरुआत करी है, ठीक है भाई। एक नया बिजनेस होना चाहिए, रिहैबिलिटेड बिजनेस नहीं होना चाहिए, डीमर्जर के थ्रू या अमलगमेशन वगैरह के थ्रू या मर्जर वगैरह के थ्रू फॉर्म्ड बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने 35 AD की डिडक्शन ले ली तो जो SCZ वगैरह की डिडक्शन है चैप्टर 10AA के अंदर और चैप्टर 6A में अगर कोई और भी डिडक्शन है तो वो आपको नहीं मिलेगी अगर आपने 35 AD के अंदर डिडक्शन क्लेम कर ली है तो, ठीक है।
अगर यहां पे आपका कोई लॉस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। अगर आपका कोई लॉस होता है 35 AD में, तो वो किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेटअप हो सकता है, कहीं और से सेटअप नहीं होगा। तो लॉस अंडर 35 AD, लॉस अंडर 35 AD कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द another business that also be the specified business। मैंने ये नहीं बोला कि अनदर बिजनेस जिसको 35 AD मिल रहा हो, मैंने ये बोला अनदर बिजनेस विच इज स्पेसिफाइड बिजनेस। तो देखो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के तौर पे जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, अब वहां पे आपका लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप दूसरे किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से क्या करवा सकते हो, सेट ऑफ करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी और बिजनेस से वो सेट ऑफ नहीं होगा। अब दूसरे किसी भी बिजनेस से अगर वो आप सेटअप करवा सकते हो, स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो अब ये जरूरी नहीं है कि उस दूसरे वाले स्पेसिफाइड बिजनेस को 35 AD में डिडक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। 35 की डिडक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है, ये जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल 2009 से जो है होटल वगैरह के ऊपर आपको डिडक्शन मिलना शुरू हुई। 2009 से पहले आपने एक होटल शुरू किया और वो होटल भी आपके स्पेसिफाइड बिजनेस तो है, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलती क्योंकि सेक्शन ही 2009 में आया था और वो होटल आप 2007 से चला रहे हो। फिर 2016 में आपने एक होटल ओपन किया और उस होटल को जब आपने ओपन किया तो उसको उस टाइम पे सेक्शन था, तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस की सेक्शन 35 AD के हिसाब से डिडक्शन मिलना शुरू हो गई। अब वो 2016 में जो आपने होटल ओपन किया है उसमें आपको लॉस होता है, क्या वो लॉस हमारे 2009 से पहले ओपन किए गए होटल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेटअप हो सकता है या नहीं हो सकता, क्वेश्चन ये आता है। तो वो जो होटल का बिजनेस है जो 2009 से पहले सेटअप हुआ था, उस 2009 से पहले सेटअप किए गए होटल के बिजनेस में आपको ये डिडक्शन ये सेटअप अलाउ करवा दिया जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। हाँ, उसको डिडक्शन नहीं मिलती 35 AD के लिए, लेकिन वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलना। लॉस सेटअप और कैरी फॉरवर्ड में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। असेट अगर कोई डिमोलिश, डिस्ट्रॉय और डिस्कार्डेड कर दिया तो फिर भाई वहां से जो भी पैसा आएगा वो रिसीव्ड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 28 के अंदर। ध्यान रखना, इनकम बना लिया जाएगा वो आपका। असेट आपने बेच दिया, किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो फिर उस केस में क्या होगा, डिसअलावेंस होगी आपके लिए पीजीबीपी में, मतलब ये आपके लिए टैक्सेबल पार्ट होगा सेक्शन 28 में। कैसे निकालोगे, जो डिडक्शन मिली थी उसमें से डेप्रिसिएशन हटा देंगे, बाकी का अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल इनकम हो जाएगा एज पर सेक्शन 28। डेप्रिसिएशन क्यों हटा रहे हो, क्योंकि भाई अगर किसी नॉर्मल बिजनेस में आप यूज करते तो डेप्रिसिएशन तो मिलता ही ना, इसलिए डेप्रिसिएशन हटा दो, बाकी का अमाउंट जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेसिक सी बात है, डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, जितना अमाउंट डिसअलाउ हो रहा है वो डब्ल्यूडीवी बन जाएगा और उस असेट पे आप नॉर्मली क्या क्लेम कर सकते हो, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। जितना अमाउंट डिसअलाउ हो रहा है वो क्या बन जाएगा, डब्ल्यूडीवी बन जाएगा और फिर आप उस पे नॉर्मली क्या क्लेम कर सकते हो, बेसिकली डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। होपफुली इतनी बात समझ आती है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। समझ आया, नहीं आया, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलिए जी, दो सेक्शन, मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर किए, एक 35 एक 35 AD ना, छोटे छोटे बच्चे सेक्शन कवर करते हैं। सेक्शन 35 AD के बाद अब आता है सेक्शन 35D है ये, ठीक है ना, AD नहीं है ये, सेक्शन 35D है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि भाई आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस शुरू करने से पहले खर्चा हुआ था रिसर्च वगैरह में, रिसर्च के अलावा भी हो सकता है, मेनली फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बिजनेस सही रहेगा नहीं रहेगा, एमओए वगैरह, एओए, लीगल चार्जेस वगैरह जो भी आपके लगे, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस शुरू करने से पहले जो लगा वो आपको बिजनेस शुरू करते ही जो ईयर है, मतलब जैसे आपने 2023-24 में बिजनेस शुरू किया तो इस साल में आपको जो है वो पहली बार डिडक्शन मिल जाएगी और इसके अगले 4 सालों में आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब 1/5 करके 5 ईयर्स में मिल जाएगी। वो पहली बार उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर में बिजनेस शुरू किया और फिर उससे कॉन्जिक्वेंटली अगले जो 4 साल है उसमें ये डिडक्शन आपको अलाउ करवा दी जाएगी। 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना, लेकिन इस एक्सपेंडिचर में लिमिट है। अदर असेसिए कंपनीज के अलावा असेसिए तो 5% जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, मतलब जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हो अपने बिजनेस में, उस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% आपका हो सकता है। अगर कंपनीज है तो कंपनी के केस में ये 5% प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, 5% ये कैपिटल एम्प्लॉयड का भी हो सकता है, विचएवर इज हायर आप चूज कर सकते हो, जो भी है। मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है जो आपको अलाउ करवाया जाएगा, इससे ज्यादा का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं करवाया जाएगा। मतलब सीधा सीधा है यार, जितने का बिजनेस आप डाल रहे हो उस बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा कितना ही खर्च कर दोगे आप, लीगल वगैरह के अंदर या रिसर्च वगैरह के अंदर कितना ही खर्च कर दोगे, जितना आप बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करो उसका मैक्सिमम 5% कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर किया है तो भाई अलाउ नहीं करेंगे, सिंपल, डन है। फिर अगर कोई अमोर्टाइजेशन है वॉलेंट्री रिटायरमेंट के अंदर, अगर स्कीम में कोई पैसा आपने दिया अपने एम्प्लॉय को, वॉलेंट्री रिटायर हुए, तो वो खर्चा अलग हो जाएगा। जी हाँ, डीडीए के अंदर आपको ये खर्चा अलग हो जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा, 1/5 करके आपको 5 असेसमेंट ईयर में हो जाएगा। तो 1/5 अगेन आ गया, 2 जगह आ गया अभी तक, एक आपके लिए ऊपर आया
जहां पे हमारे लिए एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है और एक आ गया वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर। डन। आइए आगे, मेजर इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेक्शन 36 जो कि अदर डिडक्शंस पे है। सेक्शन 36 जो कि हमारे लिए अदर डिडक्शंस पे है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया अपने स्टॉक और स्टोर से रिलेटेड, ठीक है, ये आपको अलाउ हो जाएगा। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम असेट का अलाउ नहीं होगा? जो असेट, अरे वो तो पहले ही कर दिया था 30 और 31 में, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जमा करवाया अपने एम्प्लॉइज का, वो आपको अलाउ हो जाएगा। बोनस कमीशन आपने पे किया अपने एम्प्लॉइज को, अलाउ हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 43B होता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, मतलब बोनस कमीशन पेबल है तो अलाउ नहीं होगा, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो अलाउ हो जाएगा। बोनस एंड कमीशन पेबल है, अलाउ नहीं होगा, पेमेंट कर दी है तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड एट डायरेक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, सेम 43B लगेगा इंटरेस्ट पे भी कि भाई एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगा। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड पे जो डिस्काउंट है वो आपका अलाउ हो जाएगा प्रोराटा बेसिस पे। प्रोराटा बेसिस पे मतलब जैसे जैसे आपके लिए वो राइट ऑफ आपको करना होता है, जैसे अकाउंट्स में आप राइट ऑफ करते हो उस बेसिस पे आपको अलाउ हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इस पे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी ऊपर आएंगे एक और मैंने पूरा इसकी डिटेल में लिख करके दे रखा है, वहां से पढ़ेंगे इसको। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर अपने अपने बिहाफ पे कुछ पेमेंट कर देता है एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, एटीसीसीडी नेशनल पेंशन स्कीम में। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है ये कहां तक? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब वही बेसिक और डीए फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। नाउ बेड डेट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, बेड डेट इंपॉर्टेंट वन। भाई बेड डेट का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा, तभी अलाउ होगा जब आपने एक्चुअल में राइट ऑफ किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेड डेट का खर्चा अलाउ हो जाएगा, लेकिन आपको तभी अलाउ होगा सेक्शन 36 में जब आपने एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ किया है। एंड बेसिकली आपने इसको कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में या फिर उससे पिछले किसी सालों में अपना इनकम के तौर पे क्रिएट किया होगा। देखो आप सेल करते हो, सेल के अगेंस्ट में आप जब क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो भाई उस सेल, क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में बेड डेट हो सकते हैं। तो क्रेडिट सेल को आपने इनकम बनाया हो तभी बेड डेट मिलेगा, अदरवाइज बेड डेट नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। इनकम जो है वो आप बेसिकली आईसीडीएस के हिसाब से बुक करते हो, ठीक है। अगर मान लो अगर आपने आईसीडीएस के हिसाब से पहले इनकम बुक कर लिया और अकाउंटिंग में इनकम बुक नहीं हुई है लेकिन पीजीबीपी के हेड में इनकम बुक हो गई है, ध्यान से सुनना, आईसीडीएस जो है फॉलो करके आपने पीजीबीपी के अंदर तो इनकम बुक कर लिया लेकिन अकाउंटिंग में इनकम बुक नहीं हुई है, तो अब फिर इस केस में ये वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है कि अकाउंट्स में भी वो एक्चुअली में राइट ऑफ हुए हो। तो देखो आपको बेड डेट अलाउ तभी होते हैं जब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से भी उसको राइट ऑफ किया हो, ठीक है। एक्चुअल में वहां से आपने राइट ऑफ किया है, प्रोविजन अलाउ नहीं होगा, एक्चुअल में बेड डेट आपने राइट ऑफ किया है तभी आपको वो बेड डेट का खर्चा मिलेगा। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि भाई पीजीबीपी के हेड में पहले इनकम बुक हो जाती है और मेनली अकाउंट्स में तो बुक ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस में फिर आपको ये कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये मान लिया जाएगा अगर आपने पीजीबीपी के हेड के अंदर एक्चुअल में वो बेड डेट हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई आपने अकाउंट्स में भी उसको राइट ऑफ किया है, ये मान करके आपको खर्चा अलाउ करवा दे जाएंगे। ये बात आपको यहाँ पे बता रहा है सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर, ठीक है। इफ इनकम इज कंसिडर्ड ओनली इन द इनकम टैक्स बट नॉट इन द अकाउंट्स, अकाउंट्स के इनकम में कंसिडर ही नहीं हुआ, वो सिर्फ इनकम टैक्स में हुआ बिकॉज ऑफ आईसीडीएस, देन बेड डेट आल्सो अलाउड फॉर डिडक्शन अज्यूमिंग दैट द राइट ऑफ एज बेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अज्यूम करते हुए कि वो बेड डेट के तौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी क्या हो गए होंगे, राइट ऑफ हो गए होंगे, आपके लिए अलाउ करवा दिया जाएगा। बेड डेट्स अगर रिकवर हो जाते हैं सब्सिक्वेंटली किसी भी ईयर में, चाहे बिजनेस बंद हो गया हो, तो वो आपके लिए टैक्सेबल रहेंगे। आपका असेसी की डेथ हो गई है तो फिर भाई जिसको वो पैसा रिकवर हो रहा है उसके लिए वो टैक्सेबल रहेगा, लेकिन रहेगा, ये चीज ध्यान में रख के चलना। फैमिली प्लानिंग वगैरह पे आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, खास करके सिर्फ कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन लगता है, तो उनको 1/5 जो है वो 5 सालों के अंदर सब्सिक्वेंटली अलाउ हो जाएगा। 5 साल मतलब पहला साल जिस साल में किया उस साल में खर्चा अलाउ होगा और उससे अगले 4 सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। एसटीटी और सीटीटी की डिडक्शन आपको दे दी जाती है इन केस ऑफ पीजीबीपी, नहीं मिलती थी कैपिटल गेन में लेकिन पीजीबीपी में मिल जाती है, तो होपफुली डन है। 5 साल वाली बात 3 जगह आपने पढ़ ली है पीजीबीपी में, एक फैमिली प्लानिंग कंपनीज के द्वारा की गई है, फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंडिचर, दूसरा आपके लिए फैमिली प्लानिंग के बाद में आता है भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने करे हैं वहां पे, और तीसरा बेसिकली वॉलंटरी रिटायरमेंट। आइए जी, ये एक मेनली आपके लिए यहाँ पे एक मेजर पॉइंट जो हम कवर करते हैं प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, जो आपके लिए ये रहा प्रोविडेंट फंड का, बहुत ध्यान से समझना ये बात। भाई प्रोविडेंट फंड में अगर देखा जाए तो 2 शेयर होते हैं, एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का, 2 शेयर होते हैं, एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर का जो शेयर है, बहुत ध्यान से, एम्प्लॉयर का जो शेयर है उसका खर्चा आपको अलाउ करेंगे हम 43B के हिसाब से। इट मींस आपने एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो पे कर दिया तो उसका खर्चा ले लेना, अगर पे नहीं किया तो उसका खर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन अब चाहे एम्प्लॉय का शेयर हो चाहे एम्प्लॉयर का शेयर हो, जैसे एम्प्लॉय का शेयर है तो आप एम्प्लॉय की सैलरी में से काटते हो, एम्प्लॉयर अपना पैसा उसमें मिलाता है
और ये पैसा आप जो है वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के पास में जमा करवाते हो। तो ये अगर एम्प्लॉयर का खुद के शेयर की बात करें तो उसकी डिडक्शन 43B के हिसाब से सेक्शन 36 में ही मिलेगी, लेकिन 43B को फॉलो करते हुए मिलेगी कि भाई एक्चुअल पेमेंट आपने कर दी है एम्प्लॉयर ने खुद के शेयर की, तो ही आपको वो खर्चा अलाउ होगा। लेकिन एम्प्लॉय के शेयर पे तो और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपने एम्प्लॉय का शेयर उसकी सैलरी में से काटा और वो विद इन द ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट, विद इन द ड्यू डेट ऑफ द रेलिवेंट पीएफ एक्ट, मतलब 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख तक अगर आपने जमा नहीं करवाया, तो जो पैसा आपने एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा था उसको हम आपकी इनकम बना देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, उसको हम आपकी इनकम बना देंगे। बाद में चाहे उसको पे करते रहना, हम वो खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, इनकम क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपने सैलरी दी, सैलरी को खर्चे के तौर पे आपने क्लेम किया अपने पीजीबीपी के हेड में। अब भाई उस सैलरी के अंदर वो पीएफ का पैसा भी इंक्लूडेड था और आपने खर्चा क्लेम किया है, लेकिन वो पैसा आपने एम्प्लॉय से ले लिया और अगर पीएफ के पास में जमा करवा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपने एम्प्लॉय का पैसा था जमा करवा दिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, आपके लिए तो खर्चा ही था क्योंकि तो आपने तो सैलरी दी है अपने एम्प्लॉय को। लेकिन अगर वो पैसा आप रिसीव कर लेते हो, मतलब वो पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से काट लेते हो और फिर जमा नहीं करवाते हो पीएफ एक्ट की ड्यू डेट के अंदर अंदर, तो फिर भाई साहब वो आपके लिए क्या बन जाएगा? आपकी इनकम बन जाएगा। तो फिर उसको आप क्या कंसीडर करोगे? आपकी इनकम कंसीडर करके चलोगे। अगर वो ड्यू डेट में नहीं करवाया, बाद में करवाते रहना, वो आपके लिए हमेशा फिर इनकम ही रहेगा, फिर उसकी आपको एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करवाया जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको यहां पे समझ आती है। आइए 35AD डन है, 36 डन है। नाउ एक और सेक्शन हमारे लिए आता है डिडक्शन का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 37। आइए जी 37 रेजिडुअरी एक्सपेंसेस, अगर बच गया कुछ तो यहां अलाउ करवा देंगे। बहुत ध्यान से, ऑल एक्सपेंसेस विच आर रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होने चाहिए। ठीक है, असेसी के नॉट अलाउड नहीं होने चाहिए 30 से 36 में कहीं भी, वो अलाउ करवा दे जाएंगे 37 में। भाई 30 से 36 के कोई भी नेचर के नहीं होने चाहिए, रेवेन्यू के होने चाहिए। रेवेन्यू नेचर होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड जरूरी नहीं है कि ये मेनली इट नॉट नेसेसरी टू बी रिलेटेड टू बिजनेस। कई बार ऐसा होता है बिजनेस के लिए किया है लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये बात समझना, ये बात बहुत अजीब लगेगी लोगों को, बट बहुत ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स ऐसे ही बोल रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा किया होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस का खर्चा हो। जैसे चैरिटी पे किया, बिजनेस के लिए जरूरी था इसलिए अलाउ करवा देंगे। चैरिटी पे करना बिजनेस का खर्चा नहीं है, बट बिजनेस ने अपने लिए, बेसिकली अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए खर्चा किया, बिजनेस ने खर्चा किया है। ठीक है, बिजनेस के लिए बेसिकली आपके यहां पे ये दोनों वर्डिंग्स पे बहुत डिफरेंस आपके लिए आएगा। डन है, बिजनेस का खर्चा होना चाहिए, बिजनेस के लिए है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आइए जी ध्यान से, मस्ट बी इनकर्ड आफ्टर सेटअप ऑफ बिजनेस। बिजनेस प्रिलिमिनरी नहीं होना चाहिए, प्रिलिमिनरी की तो अलग से सेक्शन दे ही दिया, 35D दे दिया आपको, मान लो। ठीक है, नॉट एन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ऑफेंस और एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। इलीगल नहीं होना चाहिए ये खर्चा, ठीक है ना, इलीगल होगा तो फिर अलाउ नहीं करवाएंगे। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ करवा देंगे, अलाउड रिगार्डिंग पॉलिसी टेकन फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, एनी प्रीमियम अगर पार्टनर के रिगार्डिंग, अगर पार्टनरशिप फर्म भी पे कर रही है तो भी आपको अलाउ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को भी अलाउ करवा देंगे। पेनल्टी पेड अंडर द एनी लॉ इज नॉट अलाउड, बट जनरल फाइन्स एंड लेट फीस अलाउ हो जाती है, पेनल्टी अलाउ नहीं होगी। इनकम टैक्स जो है वो आपको खर्चे के तौर पे कहीं भी अलाउ नहीं होगा। CSR पे किया गया खर्चा कंपनीज को अलाउ नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आपको अलाउ नहीं होगी। ठीक है, एनी फ्री बी प्रोवाइडेड टू प्रोफेशनल बाय द कंपनीज टू प्रोवाइड समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ और रूल। अगर कोई मेनली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डॉक्टर को कोई गिफ्ट वगैरह दे रही है और डॉक्टर को कोई पैसा वगैरह दे रही है या कोई भी ऐसे गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं करवाया जाएगा क्योंकि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लॉ ने मना कर रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, फ्री बीज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स और CAs, ये आपके एग्जांपल्स इसके हो जाते हैं। तो होपफुली इतना डन है सेक्शन 37। भाई यहां तक आकर के हमारी डिडक्शंस खत्म होती हैं। यहां पे आपको डिडक्शंस जो भी थी वो सारी डिस्कस हमने करी। मेजर सेक्शन डिडक्शन में 30, 31, 32, फिर 35, 35AD, 35D, 35DDA, ठीक है, फिर 36 एंड 37। दीज 9 सेक्शंस लाइन से हमने रिवाइज किए हैं। होपफुली आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ लोगे। चलिए जी, बहुत ध्यान से डिसअलाउंस के टॉपिक पे आते हैं और डिसअलाउंस के टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से अब देखिएगा सब लोग सामने। डिसअलाउंस सबसे पहले सेक्शन 40A की, 40A में दो पार्ट हैं, 40A1 और बेसिकली 40A1A। फिर इसके बाद में सेक्शन 40B की डिसअलाउंस पे बात करेंगे जो कि पार्टनर्स के रिगार्डिंग है। बहुत बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है दोनों, ठीक है, दोनों 40B भी और 40A भी। डन है, चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसअलाउंस के सेक्शंस, ध्यान से ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको भाई। डिसअलाउंस का सेक्शन है जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। पहला सबसे पहले यहाँ पे 40A1 जो आपका सेक्शन आया वो आया नॉन रेजिडेंट्स के लिए और फॉरेन कंपनीज के लिए, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज के लिए। अगर आपने कोई भी अमाउंट पे किया है या कोई भी अमाउंट पेएबल है मेनली ऐसी फॉरेन कंपनीज को या फिर नॉन रेजिडेंट को, और वो अमाउंट आपने पे किया है या पेएबल है विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, उस पर आपने टीडीएस नहीं काटा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो कटता है वो नहीं काटा, तो 100% डिसअलाउंस अराइज होगी। कितनी अराइज होगी? 100% डिसअलाउंस, 100% डिसअलाउंस होगी, 100% डिसअलाउंस अराइज होगी, ध्यान रख के चलना। असेसी कैन डिडक्ट एंड डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग ऑफ आरओआई। हाँ, लेकिन ये कर सकते हो आप रिटर्न ऑफ इनकम की डेट से पहले पहले वो डिडक्ट करके डिपॉजिट करवा सकते हो। रिटर्न ऑफ इनकम की डेट से पहले पहले डिडक्ट करके क्या करवा सकते हो? डिपॉजिट करवा सकते हो। एक्सपेंस कैन बी अलाउड इफ टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन सब्सिक्वेंट ईयर। खर्चे के तौर पे आपको अलाउ हो जाएगा अगर टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट करवा दिया है आपने सब्सिक्वेंट आने वाले ईयर के अंदर, अगर आपने अलाउ करवा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल आपने एक खर्चा था जिसपे टीडीएस डिडक्ट करना था, फॉरेन पेमेंट थी, टीडीएस डिडक्ट करना था, नहीं किया। अब भाई करना था नहीं किया, करना था लेकिन नहीं डिडक्ट किया, तो ऐसे केस में क्या होगा? सिंपल सी बात है कि भाई ऐसे केस में सिंपल कहानी हमारे पास में यहां पे आती है कि अगर खर्चा था, टीडीएस डिडक्ट होना था, नहीं किया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगले साल अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करके जमा करवा दिया तो फिर वो खर्चा आपको क्या करवा दिया जाएगा? अलाउ करवा दिया जाएगा, ठीक है। डिसअलाउंस अराइज नहीं होगी अगर सामने वाला पर्सन प्रॉपर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करे, प्रॉपरली अपनी इनकम में तीन चीजें ध्यान रखना। डिसअलाउंस कब अराइज नहीं होगी? सबसे जब सामने वाला पर्सन जो पे है, जिसको आपने ये पैसा पे किया है, वो प्रॉपरली अपनी आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करे, उसमें प्रॉपरली ये इनकम शो करे और फिर प्रॉपरली उस इनकम पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है वो क्या करे? पे करे, तो फिर ये डिसअलाउंस अराइज नहीं होगी। डन है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, डन, पक्का। चलिए जी, ये 40A1 हो गया। फिर 40A1A, ध्यान से, अगर कोई भी सम आपने पे किया है किसी रेजिडेंट को, ये नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए, तो अगर आपने टीडीएस काटना था, नहीं काटा, डिसअलाउंस अराइज होगी, लेकिन 30% की। कितने परसेंट की डिसअलाउंस अराइज होगी? 30% की डिसअलाउंस अराइज होगी। हाँ, अगर मेनली आप ये टाइम आरओआई की डेट से पहले पहले जमा करवा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्सपेंसेस कैन बी अलाउड इफ टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, अगर अगले साल में भी करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई डिसअलाउंस नहीं होगी अगर कोई डिसअलाउंस नहीं होगी अगर जो असेसी जिसको आपने पे किया है वो प्रॉपर रिटर्न फाइल कर दे, प्रॉपरली उसमें इनकम शो कर दे और प्रॉपरली उस पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स क्या करवा दे? जमा करवा दे, तो कोई डिसअलाउंस अराइज नहीं होगी, कोई डिसअलाउंस अराइज नहीं होगी। इनकम टैक्स पेड जो है वो क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है। ये बात ऊपर भी पढ़ के आए हो। सैलरी पेएबल इंडिया से बाहर है, किसी नॉन रेजिडेंट को है, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस है, तो भाई डिसअलाउ हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। टैक्स पे किया आपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे परक्यूसिट के ऊपर, तो भाई वो टैक्स भी आपको खर्चे के तौर पे अलाउ नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन 40B की डिसअलाउंस जो कि पार्टनरशिप के बिजनेस में आती है, तो बहुत ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म का पूरा क्वेश्चन आना मुश्किल है, बस जो है इस पॉइंट से आपके लिए 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो बहुत ध्यान से 40B मतलब पार्टनर्स को जो पेमेंट करते हैं पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स को पेमेंट करती है, उसके रिगार्डिंग है। कोई भी रेम्यूनरेशन अगर नॉन वर्किंग, ध्यान से समझना, कोई भी रेम्यूनरेशन अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है तो वो रेम्यूनरेशन जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो फिर वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई नॉन वर्किंग पार्टनर को या डीड में मेंशन नहीं है, अगर कोई रेम्यूनरेशन आपने दी तो फिर वो अलाउ नहीं होगी। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट अलाउड और ऑथोराइज्ड बाय डीड इज अलाउड एज डिडक्शन। अगर इंटरेस्ट और मेनली आपके रेम्यूनरेशन डीड के द्वारा अलाउड है तो ही वो आपको बेसिकली अलाउ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। रेम्यूनरेशन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन में सब इंक्लूड होता है इंटरेस्ट को छोड़ के, रेम्यूनरेशन में सब इंक्लूड होता है इंटरेस्ट को छोड़ करके, ध्यान रखना। मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर डिडक्शन, ज्यादा से ज्यादा 12% का डिडक्शन दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट के तौर पे मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है वो आप 12% दे सकते हो, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट दिया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 40B के हिसाब से, ध्यान रखना। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड करके आप किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं दिलवा सकते हो अपनी डीड में। जैसे मान लीजिए आपकी डीड में अलाउड नहीं था और आपने सोचा यार ये खर्चा तो क्लेम करना है, तब एक काम करते हैं हम जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देते हैं पार्टनरशिप डीड में। नहीं चलेगा जी, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बेसिस पे अगर कोई खर्चा आपने अलाउ करवाया तो फिर वो आपके लिए बेसिकली कंसीडर नहीं किया जाएगा, 40B के बेसिस पे वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस की अमेंडमेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा।
अब रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता जो नीचे दिया गया है। अगर आपका बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी, और अगर कोई रेम्यूनरेशन वगैरह हमने पार्टनर को दिया एक्सेप्ट इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, वो रेम्यूनरेशन इसमें ऐड कर दो, ये पीजी आपके लिए बुक प्रॉफिट हो गया। तो ये जो बुक प्रॉफिट है, इस बुक प्रॉफिट का, ठीक है, अगर ये बुक प्रॉफिट 3 लाख या लॉस है, बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है, अप टू 3 लाख है या फिर लॉस है, तो उस केस में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख, विच एवर इज हाइयर। जैसे फॉर एग्जांपल बुक प्रॉफिट 3 लाख है, इसका 90% 270 तक की रेम्यूनरेशन दे सकते हो, ठीक है। बुक प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, तो भाई फिर उस केस के अंदर आप जो है मैक्सिमम 1.5 लाख तक की रेम्यूनरेशन दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। देने को कितने भी दो, लेकिन आपको इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ इतनी होगी। हाँ, 3 लाख से ऊपर अगर प्रॉफिट जाता है तो जो बैलेंस अमाउंट है, जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है, उस पर बेसिकली आप 60% का जो है वो रेम्यूनरेशन दे सकते हो। कितने परसेंट का? 60% का रेम्यूनरेशन दे सकते हो। ध्यान रखना ये चीज, पीजीबीपी का प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। रेम्यूनरेशन में इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो पीजीबीपी के प्रॉफिट में से, जो पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया था वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो आप कंसीडर कर सकते हो। इंटरेस्ट पेएबल टू एनी पार्टनर इज दैट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर किसी को इंटरेस्ट दिया है तो वो आपके लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस क्लॉज के अंदर, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। वो जनरली आपके लिए अगर नॉर्मली बिजनेस का खर्चा है और वो आपको पे करना जरूरी था तो वो अलाउ हो जाएगा, बट यहाँ पे इस पे ये वाला सेक्शन उस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आती है। तो बहुत ध्यान से भाई, हमारे लिए यहाँ पे सेक्शन क्या था, 40B क्या कहता है, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके रेम्यूनरेशन जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर, और अगर डीड ने अलाउ नहीं किया तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। अगर डीड के द्वारा अलाउड रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये आपको दिया जाएगा, और ये आपको खर्चे के तौर पे जो दिया जा रहा है वो फर्म के लिए खर्चे के तौर पे अलाउ भी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, जिसको मिल रहा है उसके लिए पीजीबीपी के, जिस पार्टनर को मिल रहा है उसके लिए इनकम है, और पीजीबीपी के हेड में ही उस पर टैक्स लगेगा, ये भी ध्यान रखना। इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमम 12% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड करके आप कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। रेम्यूनरेशन पे लिमिट है, रेम्यूनरेशन अगर 3 लाख रुपए तक का आपका बुक प्रॉफिट है या लॉस है तो उस केस में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर विच एवर इज हाइयर, आपको अलाउ करवा दी जाएगी। अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए से ज्यादा है, बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर बेसिकली आपके लिए 60% ऑफ बुक प्रॉफिट जो है वो आपको अलाउ करवा दिया जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको डन है, मतलब बैलेंस अमाउंट पे, बैलेंस अमाउंट के तौर पे हाँ आपने पे किया होना चाहिए, एक्चुअल में इतना दिया होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई दिया नहीं और आप ऐसे ही क्लेम कर रहे हो, और ये पार्टनर्स के एंड में टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड में, ये भी ध्यान रखना। बुक प्रॉफिट निकालते वक्त आप जो है वो प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी, उसमें रेम्यूनरेशन वगैरह कोई पार्टनर की अगर दे रखी है तो वो वापस ऐड कर लोगे, फिर उसको बुक प्रॉफिट मानोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे। रेम्यूनरेशन डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ध्यान रख करके चलना। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर पार्टनर है तो फिर उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। होपफुली इतनी बात है, डन है भाई। टीडीएस वाला सेक्शन भी डन है। टीडीएस वाले सेक्शन के अंदर 40A बेसिकली आपका 1 और 1A जो है, इसको दोनों को एक बार रिवाइज अप करवा देता हूँ। टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया और कोई पेमेंट करी नॉन रेजिडेंट या फिर किसी फॉरेन कंपनी को तो 100% डिसअलाउंस राइज होगी, लेकिन अगर आपने आरओआई की डेट तक डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अगले साल ये खर्चा टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया तो ये खर्चा आपको अगले साल अलाउ हो जाएगा। और अगर सामने वाले ने अपनी रिटर्न में शो कर दिया, इनकम शो कर दी और उस इनकम पे प्रॉपर्ली टैक्स दे दिया तो भी आपके लिए डिसअलाउंस राइज नहीं होगी। सिमिलरली आपके लिए आ जाता है यहाँ पे रेजिडेंट के, अगर रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो डिसअलाउंस 30% होगी, लेकिन ध्यान रखना ये जो डिसअलाउंस हो रही है ये आपके लिए सीधी सी बात है आपकी नहीं राइज होगी अगर आप रिटर्न ऑफ फाइलिंग की डेट से पहले जब रिटर्न फाइल होती है उसकी डेट से पहले आप क्या जमा करवा दो, टैक्स जमा करवा दो। देन फिर एसएससी जो है वो प्रॉपर्ली अगर डिडक्ट करके टीडीएस जमा करवा देता है रिटर्न ऑफ फाइलिंग की डेट से पहले तो डिसअलाउंस नहीं राइज होती। अब इस साल नहीं करवाया, अगले साल टीडीएस जमा करवा दे तो अगले साल ये 30% जो इस साल डिसअलाउ हुआ है ना 30% वो अगले साल आपको अलाउ हो जाएगा। और अगर जिसको आपने पे किया उसने प्रॉपर्ली रिटर्न में शो कर दिया, इनकम शो कर दी और उस पर टैक्स दे दिया तो डिसअलाउंस राइज नहीं होगी। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। यहां से आगे बढ़ते हैं सेक्शन 48.2 जो है वो बेसिकली अपने रिलेटिव्स वगैरह को आप पेमेंट कर रहे हो, फिर इसके बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज 40A3। भाई रिलेटिव्स को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो भाई रिलेटिव्स के केस में सिंपल सी बात आपको ये समझ करके चलनी है कि अगर वो पेमेंट इनरीजनेबल है, ठीक है, अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, ठीक है, वो सामने वाले के टैलेंट की वजह से नहीं है, वो आपके रिलेटिव होने की वजह से उसको वो पैसा मिल रहा है, तो बेसिकली वो उसके लिए क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। ये चीज उसके लिए तो टैक्सेबल होगी। इवन फर्म के लिए जो मेनली पेमेंट कर रहा है उसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। जैसे आपका भाई आपके द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस के अंदर या फिर आप ही के कंट्रोल किए जा रहे वाले किसी बिजनेस में काम कर रहा है और वहां पे उसकी सैलरी 20 होनी चाहिए लेकिन आप उसको पे 2 लाख करवा रहे हो, तो ये जो 1,80,000 है वो डिसअलाउ हो जाएगा उस सामने वाली
कंपनी के लिए या उस सामने वाले बिजनेस के लिए जो ये अमाउंट आपके भाई को पे कर रहा है और जहां पे आपका सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है, ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 20% या उससे ज्यादा है, ठीक है। आपके लिए रिलेटिव का मतलब यहां पे क्या है, ठीक है, एओ जो है वो एफएमवी वगैरह निकाल करके आपको ध्यान रखना एफएमवी वगैरह से कंपेयर करवाएगा। ऐसे नहीं कि भाई हवा में कुछ भी एक्सेसिव मान लिया जाएगा और आपके लिए टैक्सेबल कर देंगे। पहले देखा जाएगा कि एफएमवी क्या है इस ट्रांजेक्शन की और क्या वो एक्चुअल में एफएमवी जो है उससे एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिलेटिव का मतलब है स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर और एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। लीनियर असेंडेंट मतलब आपके लिए बच्चे और माँ बाप जो है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन में, मिलना ही मिलना है, ये वाला सेक्शन आपको 40A3 याद रखना। इस सेक्शन को याद रखना बहुत ध्यान से। पेमेंट मेड इन एक्सेस ऑफ 10,000 अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एक दिन के अंदर, अदरवाइज देन द प्रिस्क्राइब मोड इज डिसअलाउड। प्रिस्क्राइब मोड क्या है, नॉट इंक्लूड कैश पेमेंट, बियरर चेक और क्रॉस चेक। ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप कैसे भी पे करो बैंकिंग मोड के थ्रू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट टू एनी पर्सन इन ए डे अगेंस्ट ए बिल फॉर ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर 10,000 इज कंप्लीटली डिसअलाउड। कंप्लीटली मतलब 100%। ऐसा नहीं कि 10,000 तक अलाउ हो जाएगा उसके बाद पूरा डिसअलाउड, ठीक है। अगर 10,000 से ज्यादा गया तो लिमिट इज इंक्रीज टू 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑपरेटर है तो भाई ये लिमिट बढ़ा करके 35,000 कर दी जाएगी, ठीक है। कहां पे नहीं लगेगी, लोन के ट्रांजेक्शन पे नहीं लगेगी, कमीशन एजेंट्स पे ये नहीं लगेगी, ठीक है। आरबीआई या फिर अदर बैंक्स जो है उन पे नहीं लगेगी। गवर्नमेंट को अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो नहीं लगेगी। कोई बुक एडजस्टमेंट है, बुक एडजस्टमेंट मतलब किसी पार्टी वगैरह को राइट ऑफ वगैरह आप कर रहे हो तो पेमेंट मेड टू फार्मर वगैरह या फिर कल्टीवेटर वगैरह को आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर आप पे नहीं लगेगी। पेमेंट टू द कॉटेज इंडस्ट्री वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पार्टनर मतलब पावर को ऐड किए बिना, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी, तो छोटे मोटे बिजनेस है यार, इनको पेमेंट कर रहे हो तो नहीं लगेगा। एक ऐसे बैंक में पेमेंट कर रहे हो जहां पे कोई बैंक ही नहीं है, विलेज में, सॉरी ऐसे बैंक में नहीं, ऐसे किसी विलेज में या गांव में पेमेंट कर रहे हो जहां पे कोई बैंक ही नहीं है तो नहीं लगेगा। पेमेंट अगर रिटायरिंग एम्प्लॉय विच इज नॉट एक्सीड 50,000, किसी रिटायरिंग एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो और 50,000 से ज्यादा नहीं है तो नहीं लगेगा। अगर कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन पे कहीं गया हुआ है, नॉर्मल वर्किंग प्लेस से कहीं बाहर है और जहां पे बेसिकली उसको आप जो है वो सैलरी वगैरह या बैंकिंग मोड के थ्रू नहीं दे पा रहे हो तो फिर उस केस में आप 15 दिन तक का कैश उसे दे सकते हो और 15 दिन तक की ये पेमेंट कर सकते हो आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। लेकिन ध्यान रखना टीडीएस डिडक्ट करने के बाद तो फिर वो आपको अलाउ हो जाएगा। पेमेंट मेड टू ऑथोराइज डीलर और द मनी चेंजर वगैरह या ऑथोराइज डीलर है, इनको पेमेंट करते हो तो ये ट्रांजेक्शन, तो ये मेजर ट्रांजेक्शन है। जनरली ध्यान रखना जहां पे जो ऐसे पर्सन है जो कैश को एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास में कैश जाता है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे एजेंट्स वगैरह हो गए, जैसे मनी चेंजर वगैरह हो गए, इन लोगों के लिए, छोटे मोटे किसान, इंडस्ट्री के लोग, छोटे मोटे लोग, उनको लोन के ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और कहीं ऐसी जगह पे आप पेमेंट कर रहे हो जहां पे बैंक नहीं है तो फिर ये डिसअलाउंस अराइज नहीं होगी, बाकी ये डिसअलाउंस अराइज रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ग्रेचुइटी और अदर फंड्स के रिगार्डिंग कुछ बात है। एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन के तौर पे अलाउ होता है। अमाउंट डिपॉजिटेड इज अप्रूव्ड फंड इज अलाउड। अगर कोई अप्रूव्ड फंड है उसमें पैसा जमा करवाया, अगर एक्चुअल में कोई पेमेंट कर दी तो भी अलाउ हो जाएगा, अप्रूव्ड फंड में डिपॉजिट करवाया तो भी अलाउ हो जाएगा। अमाउंट पेएबल है अगले साल में और आपने उसको पेएबल के तौर पे शो किया तो भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन क्या अलाउ नहीं होगा, प्रोविजन अलाउ नहीं होंगे, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी और एनी अदर फंड कुछ भी हो आपको अलाउ नहीं होंगे। फिर आता है सेक्शन 41 जहां पे डीम्ड इनकम वगैरह की बात की जाती है। तो अगर कोई लॉस और एक्सपेंस जिसको अलाउड एज डिडक्शन अब रिकवर हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी या फिर कोई क्रेडिटर्स वगैरह से अमाउंट वेव ऑफ हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज एसएलएम वाले में बात करी थी, बेड डेट रिकवर हो गया। सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च अगर सेल कर दिया, 41 पे बात किया था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, डिफरेंट बिजनेस है उनके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। सेक्शन 41 के अंदर इनकम मान करके, दो ही सेक्शन है इनकम के, एक 41 एक 28, दो ही सेक्शन है, ध्यान रखना, दो ही सेक्शन है इनकम के, एक 41 और एक 28। होपफुली डन है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे आपको कौन कौन से खर्चे अलाउ किए जाएंगे। बहुत ध्यान से भाई, जान लगा देना इस सेक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक्चुअल पेमेंट के लिए सर्टेन जो खर्चे हैं वो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होंगे। अगर कोई टैक्स है, कोई ड्यूटी है, कोई फीस है, कोई सेस वगैरह है तो ये आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। कोई भी प्रोविडेंट फंड या कोई सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड जो कि बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है तो एक्चुअली में आपने उसमें पैसा डाला है ना तभी आपको खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोनस और कमीशन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और एनी अदर अमाउंट जो आपने पे किया है वो भी आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। अर्न लीव पेड टू एम्प्लॉय, कोई अर्न लीव है, अर्न लीव का मतलब होता है आपका जो लीव इनकैशमेंट आप पे कर रहे हो तो भी वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा।
सम पेबल टू इंडियन रेलवे, इंपॉर्टेंट वन है, ये सारे याद रखने भाई। कोई फीस एस वगैरह पे किया, प्रोविडेंट फंड या कोई भी और अदर बेनिफिट फंड पे किया, कमीशन और बोनस पे किया, कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी को पे कर रहे हो भाई, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। अर्न लीव, लीव इनकैशमेंट आपने पे किया, इंडियन रेलवे को कोई पेमेंट करी तो भाई तभी आपको अलाउ होगा। अमाउंट मस्ट बी पेड, किससे पहले पहले, बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले पहले पे कर देना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन डज नॉट कंसीडर एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कई लोग शाणे होते हैं, शाणे का मतलब वो ये सोचते हैं कि यार एक काम करता हूँ, ये इंटरेस्ट पे तो नहीं किया, इस इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर देता हूँ और बोल दूंगा देखो लोन बढ़ गया मेरा, ठीक है, और मैं बोल दूंगा ये इंटरेस्ट तो एक तरीके से पे हो गया। अरे पे कहां हो गया भाई, लोन में कन्वर्ट हुआ है वो। जब तक एक्चुअली में वो पे नहीं कर दोगे आपको खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा, बात खत्म। चलिए जी, एमएसएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए एड ऑन हुआ था, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, और ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब टाइम? अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो भाई उस एग्रीमेंट के हिसाब से 45 दिन, उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको पेमेंट करना जरूरी है। मैक्सिमम 45 दिन हो सकता है, 45 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। एक रिटर्न एग्रीमेंट है आपके लिए, आपने जो पेमेंट के रिगार्डिंग है वो रिटर्न एग्रीमेंट बनाया है, उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाया है, तो उस रिटर्न एग्रीमेंट में जो डेट लिखी है उससे पहले पहले आपको एमएसएमई बिजनेसेस को पेमेंट कर देनी है। मतलब सीधी बात है यार, कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनीज होती है वो एमएसएमई से सामान खरीदती है, उनका पैसा होल्ड कर लेती है। अब पैसा होल्ड करने में उनको दिक्कत है भाई कि एमएसएमई का पैसा रुक गया तो भाई लोगों की सैलरी वगैरह और इन सब में दिक्कत आती है। एमएसएमई को ने जो गवर्नमेंट से लोन लिया है वो लोन वो वापस नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में भाई आप पैसा उनको टाइम से पे करो ताकि वो गवर्नमेंट का लोन दे सके, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, बाकी के खर्चे कर सके। इसलिए ये सेक्शन लेकर के आया गया। इसका बहुत विरोध भी हो रहा है, बहुत मार्केट के अंदर बहुत दिक्कत चल रही है इस सेक्शन की वजह से, बट आपको उतना फर्क नहीं पड़ता मार्केट से। अभी आप जो है वो अपने सिलेबस एंड रिवीजन पे फोकस करिए। रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिन मैक्सिमम हो सकता है, 45 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना, 45 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका पेमेंट का टाइम। हाँ, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो आप एग्रीमेंट में आप जो है वो जिस दिन का ट्रांजेक्शन है उससे 45 दिन के अंदर अंदर तक का एग्रीमेंट बना लो, मतलब 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भाई विद इन 15 डेज, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं की तो डिसअलाउ हो जाएगा, उस ईयर में अलाउ किया जाएगा जिस ईयर में आपने पेमेंट करी है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर नहीं की पेमेंट, ये जो 45 दिन अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम है 45, ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से, या तो एग्रीमेंट में जैसे 30 दिन है तो फिर एग्रीमेंट की चलेगी। अगर एग्रीमेंट 45 से ज्यादा दिन का तो फिर भाई फर्क नहीं पड़ता, फिर 45 दिन रहेगा आपके लिए। और अगर एग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ओरल से नहीं चलेगा काम, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना, नहीं की पेमेंट तो उस साल में अलाउ करा जाएगा आपको जिस साल के अंदर आपने एक्चुअल में पेमेंट की है। डन है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक ट्रांजेक्शन हुआ हमारा 25 मार्च को, अब ट्रांजेक्शन 25 मार्च को मैंने एग्रीमेंट बना लिया 30 दिन का, ठीक है, एग्रीमेंट अलाउड है, रिटर्न एग्रीमेंट 30 दिन का, और मैंने पेमेंट करी 15 अप्रैल को। अब पेमेंट 15 अप्रैल को हो रही है, लेकिन ये खर्चा मेरे को अलाउ हो जाएगा पिछले साल में, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने विद इन द जो लिमिट थी मेरी, जो रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा था उसमें विद इन द दैट पीरियड मैंने ये आपकी पेमेंट कर दी, और खर्चा पिछले साल का था, और एक्रूअल बेसिस पे खर्चे मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मेरे को पिछले साल ये अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने जो है वो 25 मार्च को ये ट्रांजेक्शन किया, और जो मेरी 30 दिन की लिमिट थी वो चली गई, ठीक है, मान लीजिए ये 30 दिन की लिमिट जो थी वो 24 अप्रैल तक थी, 24 अप्रैल तक मैंने पेमेंट नहीं करी, उसके बाद अगर मैंने पेमेंट करी तो फिर ये 23-24 में आपको ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, फिर ये अगले साल में खर्चा आपको अलाउ होगा। होपफुली ये बात मेरे को मेरी जो मैंने यहाँ पे की वो आपको यहाँ पे समझ आती है। भाई आपके लिए फिर एक सेक्शन आता है जहां पे हमारे लिए ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हम सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, तो फिर वही आपका कैपिटल गेन वाला पॉइंट यहाँ पे लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और उसका 110% आपको चेक करना जरूरी है। तो अगर आपका जो भी सेल कंसिडरेशन है उसका 110% निकालोगे, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी के अगर अगर अंदर अंदर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा चली जा रही है तो फिर भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान करके आप जो है वो पीजीबीपी के हेड में इनकम कैलकुलेट करोगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेनी है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले सकते हो, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन कोई एडवांस पेमेंट हुई थी। अगर आपकी एडवांस पेमेंट नहीं हुई तो डेट ऑफ सेल की, मतलब जो बेसिकली डेट ऑफ सेल है या डेट ऑफ ट्रांसफर है उस दिन की आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। सेक्शन 44 ए बी पे आने से पहले 44 डबल ए को डिस्कस कर लेते हैं। 44 डबल ए क्या है? डबल ए है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डबल ए किस पे है? कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आइए 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 सेक्शन 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 44 डबल ए, 44 44 डबल ए, ठीक है, डबल 4 डबल ए, बहुत ध्यान से।
मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है प्रोफेशन के लिए, जो डिसाइडेड गिवन प्रोफेशन है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, बाकी कंपनी वंपनी फर्म के लिए तो कंपलसरी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, पिछले 3 सालों में अगर ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। न्यू प्रोफेशन है, एक्सपेक्ट करते हो ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 1.5 लाख, किसी भी एनी ऑफ द ईयर लास्ट 3 प्रीवियस ईयर ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 1.5 लाख, अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही बिजनेस में एग्जिस्टिंग इनकम एक्सीड 2.5 लाख, अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है और टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर न्यू बिजनेस है और एक्सपेक्ट करते हो भाई, यहाँ पे लिमिट सिर्फ 3 साल की प्रोफेशन में है, बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, और न्यू बिजनेस है और आप ये एक्सपेक्ट करते हो 2.5 लाख और 25 लाख हो जाएगा, तो फिर भाई आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर अदर एसएससीज है तो भाई अदर एसएससी मतलब जो मेनली आपके लिए प्रोफेशन बिजनेस इंडिविजुअल एचयूएफ आ गए, बाकी बच गए जो भी, तो अदर एसएससी के लिए सिंपल सी बात है, इनकम एक्सीड अगर 1,20,000 से करती है और टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड कर जाती है तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अगर नया बिजनेस एग्जिस्टिंग है तो 1,20,000 और 10 लाख आप देख लोगे प्रीवियस ईयर में, लेकिन अगर नया बिजनेस है तो फिर भाई उस केस में आप एक्सपेक्टेड 1,20,000 की इनकम या 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर होगा तो फिर अब बेसिक सी बात है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत इजी सा सेक्शन है, इररिलेवेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहां से नहीं आया है, तो कोई नहीं, आप अगर एक बार भी रीड आउट कर लोगे तो बहुत है, मोर देन इनफ है। नाउ टैक्स ऑडिट एज पर सेक्शन 44 बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स ऑडिट। एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, क्या उसे टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है? हाँ, अगर उसकी ग्रॉस टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज्यादा है उसे टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर उसकी ग्रॉस टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ तक की है, इफ अगर वो सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स जो है 5% से ज्यादा कैश में ना ले तो, या ना पेमेंट करे, मतलब कैश में पेमेंट और कैश में रिसिप्ट 5% से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपके लिए ये जो 1 करोड़ की लिमिट है इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया जाएगा। 10 करोड़ तक कोई टैक्स ऑडिट नहीं, हाँ उससे ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जो पर्सन प्रोफेशन कर रहे हैं उनके लिए टर्नओवर जो है वो 50 लाख की लिमिट रहेगी। टर्नओवर की लिमिट कितनी रहेगी? 50 लाख रहेगी, और यही जो है मेनली 50 लाख से लिमिट बढ़ के 75 लाख हो जाएगी अगर आप ग्रॉस रिसिप्ट का 5 जो रिसिप्ट है आपकी वो 5% ऑफ टोटल मेनली कैश में है, उससे ज्यादा कैश में नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, नो रिक्वायरमेंट फॉर टैक्स ऑडिट अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स देते हो, दैट इज 44 एडी एडीए और एई। इफ बिजनेस असेसी क्लेम लोअर इनकम देन द प्रिजम्पटिव, अगर प्रिजम्पटिव से लोअर इनकम करते हो तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा 44 एबी के अंदर। ड्यू डेट है 30 सितंबर, ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। ध्यान रखना, रिटर्न ऑफ इनकम से 1 महीना पहले। रिटर्न ऑफ इनकम आप 31 अक्टूबर में फाइल करते हो, अगर आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हो तो उससे 1 महीना पहले तक आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर फेलियर टू गेट्स बुक्स ऑफ ऑडिट, अगर बुक्स ऑफ ऑडिट फेलियर होता है तो 0.5% ऑफ टर्नओवर या 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर जो होगी इनमें से, वो आपके लिए क्या रहेगा? पेनल्टी के तौर पे आप पे लगाया जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, ध्यान रखना 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी आप पे लगाई जाएगी। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बहुत ध्यान से जान लगा देंगे इन आखिरी के सेक्शंस में, इन आखिरी के सेक्शंस में गाइस जान लगा देंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जी हमारे लिए, बहुत ध्यान से। 44 एडी, बहुत ध्यान से, सबसे पहले भाई 44 एडी को प्रॉपर्ली डन करेंगे, फिर 44 एडी ए डन करेंगे और फिर 44 ए डन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 44 एडी है, ये सिर्फ लगता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म को, एलएलपीज को नहीं मिलता, कंपनीज को नहीं मिलता। कमीशन एजेंट पे ये बिजनेस नहीं, सॉरी कमीशन एजेंट पे ये जो है वो सेक्शन नहीं मिलता है उनको। आपको तभी मिलेगा जब आपकी टर्नओवर 200 लाख रुपए तक की है। हाँ, अगर आपकी टर्नओवर 200 से ज्यादा है लेकिन 300 लाख तक है तो फिर अगर आपने कैश रिसिप्ट 5% से कम कर रखी है तो भी हम आपको ये अलाउ करवा देंगे। नाउ प्रेजेंटिव बेसिस पे कितने परसेंट की इनकम आप, प्रेजेंटिव बेसिस का मतलब है यार कि हम आपसे नहीं चाहते कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, हम नहीं चाहते कि आप टैक्स ऑडिट करो, हम आप पे कोई बर्डन कंप्लाइंस का नहीं डालना चाहते। आप अपनी एक मिनिमम इनकम मान लो और उस इनकम को मान करके इनकम टैक्स पे कर दो। हम चाहते ही नहीं है किसी कंप्लाइंस बर्डन में हम आपको डालें। तो फिर आपको ये कहता है कि कब मिलेगा? 200 लाख तक की टर्नओवर मतलब 2 करोड़, 3 करोड़ की टर्नओवर है, 2 करोड़ से ज्यादा और 3 करोड़ की है, और 5% अगर आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है वो मेनली आपकी कैश में तो चलेगा, उससे ज्यादा अगर कैश में तो फिर आपको नहीं मिलेगा प्रेजेंटिव बेसिस, ठीक है। तो 2 करोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी कैश में हो, 2 से 3 करोड़ के बीच में और 5% अगर कैश में तो ठीक है, 5% से ज्यादा कैश में तो प्रेजेंटिव बेसिस आप नहीं कर सकते। इनकम कितनी होगी भाई? जो टर्नओवर आपकी कैश में है, ठीक है, उस पर 8% इनकम मान लो, और जो टर्नओवर आपकी बैंकिंग मोड से है, ठीक है, उस पे 6% की इनकम मान लो, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा आप मानना चाहो तो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन
आपको कोई भी टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये ऐसा किया तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना, कोई टैक्स ऑडिट आपको, नो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और टैक्स ऑडिट की जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ, लेकिन इतने बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर बनाना ताकि आपकी इनकम कैलकुलेट की जा सके। जैसे सेल्स वगैरह के रिकॉर्ड बनाओगे, किसको कितनी कितनी सेल करी, इसके रिकॉर्ड आप जरूर बनाओगे, ठीक है। बट इफ असेसी ऑप्ट फॉर 45 एडी, अगर आप ऑप्ट करते हो तो आप अगले 5 साल तक आपको 45 एडी ऑप्ट रखना पड़ेगा। अगर आपने अगले 5 सालों में से किसी भी साल ब्रीच करते हो और 44 एडी ऑप्ट नहीं करते हो, तो फिर भाई जिस साल में आपने ब्रीच किया उससे अगले 5 साल तक आपको दोबारा 44 एडी नहीं लेने देंगे। मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप अननेसेसरी में 44 एडी को जो है किसी साल यूज कर रहे हो, किसी साल नहीं कर रहे हो, तो ऐसा ना हो। तो अगर आप 44 एडी यूज कर रहे हो तो 5 साल तक एटलीस्ट, कम से कम 5 साल तक इसको यूज करो। अगर 5 साल तक आपने यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के बाद आप चेंज करते हो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के पहले चेंज किया तो जिस साल में चेंज किया उससे अगले 5 साल तक आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, 44 एडी दोबारा नहीं लेने दिया जाएगा। होपफुली इतनी बात समझ आती है। डिडक्शन आपको अलाउ की जाएगी सेक्शन 30 से 38 तक की अलाउ नहीं होगी, यहाँ पे सॉरी अलाउ नहीं होगी। और सैलरी और इंटरेस्ट अगर कोई आप पार्टनर को पे कर रहे हो तो वो भी आपको बेसिकली आपको अलाउ होंगे, सिर्फ 44 ए में होंगे, बाकियों में नहीं होंगे। 44 ए जो तीसरा सेक्शन है। डब्ल्यूडीवी की जैसे नॉर्मल आप निकालते हो ब्लॉक में, डब्ल्यूडीवी निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई कभी भी हो सकता है आप 44 एडी या 44 एडी ए से बाहर आ जाओ। तो अच्छा, ये सारी चीजें आप जो है वो बाद में पढ़ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ये दोनों सेक्शंस भी कवर करते हैं। पहले मैं 44 एडी को एक बार रिवाइज कर देता हूँ वापस से। भाई सबसे पहले तो बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में नहीं है, कमीशन एजेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनकी टर्नओवर 200 लाख तक है उन्हीं को मिलेगा। जिनकी टर्नओवर 200 लाख से ज्यादा है या 300 लाख तक है और उनकी रिसिप्ट 5% कैश में है तो उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कितनी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 8%, अगर कैश में है तो 8% मान लो, अगर बैंकिंग मोड से है तो 6% मिनिमम इनकम मान लो। मिनिमम इतना तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे कम मानोगे तो फिर टैक्स ऑडिट करवाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप 44 एडी को ऑप्ट करते हो तो, ठीक है। इसके बाद आपसे बात करी जाती है कि मिनिमम 5 साल के लिए आपको ऑप्ट रखना पड़ेगा। अगर मिनिमम 5 साल का जो लॉक इन पीरियड आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर जिस साल में आपने ये ब्रीच किया उससे 5 साल तक आपको 44 एडी अलाउ नहीं करवाया जाएगा। डन है। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी पूरे सेक्शन में, कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, भूल जाओ, ठीक है। अब 44 ADA आ जाता है। अब ये आ जाता है भाई प्रोफेशंस के लिए, ठीक है, ऑल प्रोफेशंस, ठीक है। नहीं इंक्लूड होगा एलएलपी और कंपनीज, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। ग्रॉस रिसिप्ट जिसकी 50 लाख तक है, 50 लाख से ज्यादा लेकिन 75 लाख है, वही कैश में 5% तक का है, तो फिर आपके लिए 75 लाख तक के केस में भी आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। आपके लिए मिनिमम इनकम आपको माननी पड़ेगी 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट की 50%। अगर इससे कम मान रहे हो तो आपको फिर टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो 50% की इनकम मान लो। और देखो प्रोफेशन में इनकम ज्यादा होती है। अगर मैं भी बोलूं ना कि जो मेरे को फीस रिसीव हो रही है और उसका मैंने 50% भी नहीं मेरी इनकम है तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूं वहां पे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई प्रोफेशन में आपकी इनकम ज्यादा होती है, ठीक है, कंपेरेटिव टू बिजनेस। और नहीं होती तो कोई बात नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो और फिर उसके हिसाब से क्या दो, टैक्स दो। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने 44 ADA या AD या फिर AE वगैरह फॉलो कर रहे हो तो। डन है। AD और ADA सेम थीम पे, एक बिजनेस के लिए एक प्रोफेशन के लिए, बस परसेंटेज का ध्यान में रख के चलना। नाउ वी हैव 44 AE। 44 AE जो है वो बेसिकली आपके लिए ओइंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज, मतलब ऐसे ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये सेक्शन है जो 10 से ज्यादा के जो है गुड्स कैरेज नहीं रखता है। मतलब 10 से ज्यादा व्हीकल जिसके पास में नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में किसी भी टाइम पे आपसे 10 से ज्यादा व्हीकल आपके पास में नहीं होने चाहिए। बिजनेस गुड्स कैरेज का आपका हैवी व्हीकल है और 1000 रुपए पर टन पर मंथ के हिसाब से अनलेडन वेट आपकी इनकम मानी जाएगी। मतलब आपके पास में एक 15 टन का व्हीकल है और उस 15 टन का व्हीकल है तो भाई उसकी एक महीने की इनकम हो गई 15,000 रुपए, ठीक है। ये आपकी कंसिडर की जाएगी। आपके लिए ये तब से कैलकुलेट होगी जिस महीने में आपने व्हीकल खरीदा है, उस महीने से लेकर के ईयर एंड तक कैलकुलेट की जाएगी। पार्ट ऑफ द मंथ को भी कंसिडर किया जाएगा, ये ध्यान रखना। 1000 रुपए बहुत कम माना गया है। आप खुद सोचो, एक 15 टन का ट्रक एक पर्सन चला रहा है और वो साल की उसकी इनकम 1,80,000 ही मानी गई है, तो आप खुद सोच सकते हो ज्यादा नहीं मानी गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका हैवी व्हीकल नहीं है, अदर देन हैवी व्हीकल है, तो फिर 7,500 रुपए प्रति महीना आपकी इनकम मानी जाएगी उस व्हीकल से। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी कैपेसिटी है उसकी, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। 7,500 रुपए प्रति महीना उसकी इनकम मानी जाएगी। क्या इन इनकम में से कोई डिडक्शन अलाउ होगी? 30 से 38 तक नहीं होगी। हाँ, सैलरी और इंटरेस्ट अगर पार्टनर को दिया गया तो वो अलाउ हो जाएगा 44 AE वाले में, मतलब लास्ट वाले में, जो ट्रांसपोर्टर के लिए। जो ट्रांसपोर्टर के लिए क्या है, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। व्हीकल जो है हैवी हो सकता है और
मेनली आपके लिए जो है गुड्स कैरेज भी होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, हैवी हो सकता है या लाइट वेट व्हीकल हो सकता है। हैवी का मतलब आपके लिए ये रहा, हैवी व्हीकल मींस कैपेसिटी ओवर 12,000 केजीज। कैपेसिटी कितनी है? 12,000 केजीज से ज्यादा की कैपेसिटी है तो हैवी व्हीकल है। ठीक है, आपके लिए आ जाता है भाई। आपके लिए एडवांस सॉरी WDV आप नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही करोगे। एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो आपके लिए 44 AD और 44 AD ए के अंदर जो है वो राइजेज होती है एक ही बार, दैट इज 15 मार्च। 44 AE में नॉर्मल रहेगी, मतलब 4 बार आपको एडवांस टैक्स देना होता है साल में, 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च तक आपको जमा करना होता है। वो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी 4 बार ही रहेगी AE में, लेकिन AD और ADA के अंदर आपके लिए ये लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ एक ही बार रहती है साल में, दैट इज 15 मार्च तक। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिजम्पटिव बेसिस। एंड नाउ द लास्ट सेक्शन, कंपोजिट इनकम। भाई कंपोजिट इनकम मतलब है कि आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है और जिसमें बिजनेस इनकम भी है। तो वहां पे कुछ बिजनेस के केस में गवर्नमेंट ने स्टेट गाइडलाइंस दे दी। अगर इनकम हो रही है आपको रबर या रबर प्रोडक्ट से तो बिजनेस इनकम 35% है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 65% है। अगर इनकम हो रही है सेल ऑफ कॉफी से, क्योर्ड बाय द सेलर है इंडिया के अंदर, तो 25% बिजनेस इनकम, 75 नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ग्रोन, क्रोड, रोस्टेड और ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, अगर रोस्टेड वर्ड और ऐड हो जाता है, रोस्टेड के केस में 40% बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम 60%। और अगर टी वगैरह ग्रोन और सेल की है तो 40% और 60%। होपफुली डन है गाइस, इट्स ऑल अबाउट द पीजीबीपी। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें अपने हिसाब से डिटेल्स में कवर करने की कोशिश की है। अब आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको कंप्लीट करें और क्वेश्चंस करें। बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन क्लास भी मैं शेयर कर दूंगा जिसमें टोटल जो है वो बेसिकली आपके लिए आती है कि टोटल क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। होपफुली इतनी बात आपके लिए डन है। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें देखो, आपके लिए सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करनी है पहले बहुत अच्छे से टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस करने की, बड़े क्वेश्चंस करने की। बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे देन आपके लिए एमसीक्यू की बात आती है। उम्मीद बनाए रखना है, हिम्मत बनाए रखना है और अपनी तरफ से जो वर्क पॉसिबल होता है वो करते रहना है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, थोड़ा एंजाइटी बढ़ती है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। तो प्लीज अब इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा सोचो मत, होगा, सबके साथ होगा। जैसे जैसे एग्जाम बढ़ेंगे, अभी 3 महीना है एग्जाम में, और आप जैसे नजदीक जाओगे एग्जाम में तो आपके साथ में और ये दिक्कतें हो रही होंगी। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ हो रहा है, सबके साथ में होता है। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मिलता ही है, टेंशन मत लीजिए। आपके लिए आपका जो है यहाँ पे आपके लिए जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो एफर्ट्स आपको काम आएंगे ही आएंगे। इस विश्वास के साथ में आप मेहनत करते रहिए, विश्वास बनाए रखें खुद पे भी, थोड़ा हम पे भी और भगवान पे पूरा। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।